ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं पंखुरी वक्त जोशी जी, जो साहित्य एवं कला जगत की जानी मानी हस्ती अशोक भौमिक जी की रचनाओं को अपनी आवाज में आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। दोस्तों, अशोक भौमिक जी एक मशहूर चित्रकार है और साथ ही बहुत ही सुंदर कहानियों का लेखन भी करते हैं। दोस्तों, ये अपने चित्रों की तरह ही कहानी में भी बिंब निर्मित करते हैं। दोस्तों, आज हम सुनेंगे अशोक भौमिक जी की कहानियों को पंखुरी वक्त जोशी जी की आवाज में। दोस्तों, पंखुरी वक्त जोशी जी एक बहुत ही अच्छी मंच संचालक है और साथ ही लेखन के कार्य भी करती हैं। दोस्तों, पंखुरी जी ने काफी सारे कवि सम्मेलन और मुशायरों में रचना पाठ किया है और आकाशवाणी से अनेक बार उनकी कविताओं का प्रसारण भी किया जा चुका है। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में मौजूद है, जो आज अशोक भौमिक जी की रचनाओं को अपनी आवाज के माध्यम से आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। तो आइए सुनते हैं अशोक भौमिक जी की इस रचना को पंखुरी वक्त जोशी जी की आवाज में, जिसका शीर्षक है बदबू। रेडियो दस्तक के श्रोताओं को पाखुरी का नमस्कार। हम सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। तो आइए दोस्तों, मन की कलम कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सुनते हैं एक कहानी। इस कहानी को लिखा है प्रसिद्ध कहानीकार अशोक भौमिक ने और इस कहानी का नाम है बदबू। ये कहानी उनके कहानी संग्रह आई स्पाइस में संग्रहित है। तो आइए सुनते हैं बदबू। बाहर नीम के पेड़ों पर कौवे कांव कांव कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और आवाज बाहर से नहीं आ रही है। कमरे के अंदर 3 लोग जरूर हैं, पर उनकी सांसों की आवाज तक नहीं सुन पा रहा हूं। अपनी सांस कुछ तेज चल रही है। शायद थक गया हूं। बैठे बैठे 2 तो बज ही रहे होंगे। मैंने अपनी सूनी कलाई की ओर देखा। मुझे याद आया कि सुबह जब मुर्दा घर में घुस रहा था, तभी अताउल्ला ने मुझसे घड़ी मांग ली थी। अताउल्ला मेरा निजी चपरासी है। इसके पहले मैं धनीराम के क्वार्टर के अंदर कभी भी नहीं आया। बाहर इतनी गर्मी होते हुए भी यहाँ कुछ राहत है। शायद सर्वेंट्स क्वार्टर के आसपास कुछ घने पेड़ हैं, इसीलिए यहाँ गर्मी कम लग रही है। कमरे के अंदर एक मुसमुसा अंधेरा है। ऐसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं पड़ता, पर काफी देर से यूं ही बैठा हूं, इसीलिए इस अंधेरे में भी कमरे की सभी चीजें दिख रही हैं। कमरे के इकलौते दरवाजे से आती रोशनी 2 कदम अंदर आकर सहम कर रुक गई है। कमरे में एक बू आ रही है, एक अपरिचित बू। 3-4 बर्तन सीधे उल्टे किनारे पड़े हैं। एक ट्रंक के ऊपर कुछ कपड़े बिखरे हैं। कुछ 2 दीवारों के बीच तिरछे खींचे तार पर टंगे हैं। शायद इनमें सुमी के भी कपड़े हों। मैंने सिगरेट सुलगाई। माचिस की रोशनी में धनीराम का अस्पष्ट चेहरा मुझे दिखा। मुझे आज वो ज्यादा कमजोर और काला लग रहा है। मक्खियां भनभना रही हैं। आज यहाँ इस स्तब्ध दोपहरी में ये मक्खियां मुझे साधारण से ज्यादा भारी लग रही हैं। उनकी भनभनाहट में भी एक भारीपन है। शायद कल रात इसी फर्श पर सुमी का अधमरा शरीर बिछा था। न चाहते हुए भी मुझे सुमी याद आ रही है। घाट में श्रीवास्तव आया था, कुछ फाइलों में साइन करवाने के लिए। घाट से सटी लकड़ी की एक टूटी कुर्सी पर बैठा मैं बिना कुछ पढ़े साइन कर रहा था। कल बोर्ड मीटिंग है। श्रीवास्तव कह रहा था, सर
धनीराम को अगर बच्चा गिरवाना ही था तो किसी अच्छे डॉक्टर से करवा लेता। इडियट है, किसी नीम हकीम के चक्कर में पड़ा होगा, नहीं तो इसकी बीवी की हेल्थ तो बुरी नहीं थी। श्रीवास्तव शायद और कुछ भी बोलता, मैंने उसे ऑफिस भेज दिया था। श्रीवास्तव जीप लाया था, इसलिए घाट में आए ऑफिस के कई चपरासी और क्लर्क इस गर्मी से बचने के लिए उसी जीप में घाट से खिसक गए थे। घाट से रिक्शा मिलना शायद मुश्किल था, इसीलिए जब सुमी की चिता में आग लगाई गई तब धनीराम के पास कुछ ही लोग खड़े थे। मैं उन सब से दूर लकड़ी की राड के पास खड़ा पसीना पोंछ रहा था। घाट की बात याद आते ही मुझे याद आया कि धनीराम सारा काम इस तरह से कर रहा था जैसे सुमी से उसका कोई संबंध ना रहा हो। लकड़ी खरीदते समय मोल तोल वही कर रहा था और वही एक लाठी लेकर घाट के 3-4 मरगिल्ले कुत्तों को भगा भी रहा था। वो काफी स्वाभाविक था और ना जाने क्यों ये स्वाभाविकता मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। अब भी मुझे चुप्पी अच्छी नहीं लग रही है। धनीराम कमरे में जब से घुसा है तब से यूं ही चुपचाप एक कोने में बैठा है, आंखें खुली हुई हैं, नहीं तो लगता कि वो बैठे बैठे ही सो गया है। मैंने दूसरी सिगरेट सुलगाई। रोशनी में मैंने फिर धनीराम की ओर देखा। वो मुझे ही देख रहा था। बाबू, अब हम यहां न रहब, धनीराम खकार कर बोला। बिहाने हम चल जाब अब अपन घर। माई कहत रहल कि शहर अब तो होके ना भाई, हमहू सोचत अब गांव जाई के घर दुआर देखब। मुझे लगा धनीराम शिकायत कर रहा है। उसका इतना स्वाभाविक होना मुझे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों मुझे धनीराम पर पहली बार गुस्सा आया। फिर मैं शांत बैठा रहा। कुछ पैसे तुम्हें चाहिए होंगे। जेब से 50 रुपए निकालकर मैंने उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, गांव से 3-4 दिन में लौट आना। अगर इस शहर में नहीं रहना है तो तुम्हारे फैजाबाद ट्रांसफर का इंतजाम करा दूंगा। धनीराम पैसे लेकर फिर बैठ गया। 2 मक्खियां भनभनाती हुई मेरी नाक के इर्द गिर्द घूमने लगी। मैंने सर झटकाया। धनीराम की मां काफी देर तक एक टूटा है पंखे से हवा कर रही थी। शायद वो थक गई थी, इसीलिए हवा करना बंद कर सर झुकाए खड़ी थी। माई, काहे नहीं हवा करत हो? धनीराम ने फटकार कर कहा। फिर से वो यंत्रवत हवा करने लगी। कमरे के किनारे काफी देर से जलते हुए दिए की रोशनी का दायरा कुछ कम हो रहा था। फिर भी दिए की रोशनी में फर्श पर रेंगती कुछ चींटियां दिखाई पड़ रही हैं। ये दिया शायद आज सुबह धनीराम की मां ने जलाया है। शायद 24 घंटे ये यूं ही जलता रहेगा। धनीराम चाय लाने के लिए बाहर गया है। सब कुछ स्वाभाविक लग रहा है सिवा इस दिए के। आज सुबह जब मैं मार्चरी में घुस रहा था, अताउल्ला मार्चरी के पास के एक पेड़ के नीचे खड़ा था। मैंने उसे बुलाकर अपना ब्रीफकेस थमा दिया था। अताउल्ला ब्रीफकेस मेरे हाथ से लेता हुआ सर झुकाए बोला, साहब, अपनी घड़ी भी मेरे पास रखवा दीजिए, नहीं तो ये सब आपको धोने पड़ जाएंगे। मुझे लगा उसे इस बारे में मुझसे ज्यादा ज्ञान है। शायद मुर्दे को छूने के बाद नहाना जरूरी होता है और साथ की सभी चीजों को धोना भी पड़ता हो। मैं बिना कुछ कहे घड़ी और पर्स अताउल्ला के सुपुर्द कर मुर्दा घर में घुसा था। डॉक्टर मुझे देखकर कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, डॉक्टर मेरी ओर सिगरेट का पैकेट बढ़ाते हुए बोला। मैंने ब्रांड देखे बगैर उसके पैकेट से एक सिगरेट निकाल कर सुलगा ली थी। मार्चरी के हॉल से आती बदबू के मारे दम घुटा जा रहा था। डॉक्टर के कमरे से हॉल दिख रहा था। 3-4 संगमरमर की लंबी मेजें खाली थी। बाकी में 3 मुर्दे पड़े थे। 2 नग्न अपरिचित मुर्दों के बीच की मेज पर सुमी का मृत शरीर पड़ा था, एक स्लेटी रंग की साड़ी से लिपटा। कमरे में इधर उधर कुछ मर्तबान पड़े हुए थे जिनमें खून से सना कुछ न कुछ रखा हुआ था। मेरी नजर बार बार सुमी की मेज की ओर जा रही थी। सुमी का शरीर तना हुआ टेबल पर पड़ा था। टेबल से सुमी के पैर का कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ था। डॉक्टर लगातार अपने ट्रांसफर रुकवाने के विषय में बोलता चला जा रहा था, पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था।
मुझे सुमी का समतल पेट याद आ रहा था, खिड़की के कांच पर चिपकी छिपकली के पेट जैसी कोमल और उजली। सुमी छिपकली से बहुत डरती थी। सर, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। मुझे रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जब ड्यूटी पर हैं तब आपने सही ही किया होगा, मैंने सिगरेट जमीन पर फेंकते हुए कहा। मुझे लगा डॉक्टर बहुत खुश हुआ। थैंक यू सर। इनफैक्ट आई वॉज वरीड, आपको बुलवाना पड़ा। सर, 3-4 दिन पहले आपका ड्राइवर धनीराम आया था हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने, एंड आई फाउंड हिम टू बी एन इम्पोर्टेंट। और आज जब पोस्टमार्टम करने आया तो पता चला ये औरत इसकी बीवी है, और फिर पोस्टमार्टम में देखा कि डेथ ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉलोइंग एन अबॉर्शन। खैर, मैं फिर भी टाल जाता, पर जब लोअर एब्डोमेन और लेफ्ट रिब्स में एब्रेशंस देखा तो जरा शक हुआ। थॉरो एग्जामिन के बाद पाया कि किसी ब्लंट चीज से, जैसे कोई लोहे का रॉड हो, एब्डोमेन और चेस्ट में मारा गया है। सर, आई फाउंड सम गुड क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन हर स्टमक। पुलिस को इस बात की हवा तक नहीं। डॉक्टर एक सांस में इतना कहकर रुका। मैंने रुमाल निकाल कर पसीना पोंछा, फिर एक और सिगरेट डॉक्टर से मांग कर सुलगाई थी, पर मुंह में एक अजीब सा स्वाद लग रहा था। एक कश लेकर मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया। फर्श पर पानी जैसा कुछ फैला था। सिगरेट चर्र की आवाज के साथ बुझ गई। इस हॉल की दीवार से, संगमरमर की मेजों से, खिड़की, दरवाजे से, यहाँ तक कि डॉक्टर के शरीर से भी मुझे लगा बदबू रिस रिस कर भारी धुएं जैसी फैल रही हो। खिड़कियां खुली जरूर थीं, पर हवा का असर उस बदबू पर जरा भी न था। डॉक्टर कुछ रुककर फिर बोला, सर, मैंने पर्पसली रिपोर्ट से इंजरीज को डिलीट कर दिया है, खाली एबॉर्शन रिपोर्ट कर रहा हूँ। साथ में हाई डिग्री एनीमिया और मेलन्यूट्रिशन भी ऐड कर देता हूँ। नाउ इट्स क्लियर केस। मुझे अब बदबू नहीं महसूस हो रही थी। बाहर धनीराम के रोने की आवाज कमरे तक आ रही थी। कल रात से ही वो रो रहा था। उसके इर्द गिर्द परिवार के कुछ लोग बैठे थे। धनीराम, धनीराम कौन है? मुर्दा घर के जमादार ने आवाज लगाई। मुर्दा बाहर ले जाओ। धनीराम जब आंखें पोंछता हुआ मार्चरी के हॉल में घुस रहा था, तब मैं डॉक्टर के साथ बाहर आ रहा था। डॉक्टर ने मुझसे हाथ मिलाया था। मैंने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, आई शैल रिटर्न योर फेवर समडे। बातचीत करते हुए हम मार्चरी के गेट तक आ पहुंचे थे। धनीराम की माँ 3-4 औरतों के साथ बैठी एक स्वर में रो रही थी। धनीराम की माँ को मोतियाबिंद है, आंखों की रोशनी बिल्कुल नहीं के बराबर। सुमी ने मुझे कुछ ही दिन पहले बताया था, फिर भी मुझे लगा धनीराम की माँ मुझे साफ देख पा रही थी। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं पंखुरी वक्त जोशी जी की आवाज में श्री अशोक भौमिक जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, जैसा कि आपने इस कहानी में लेखक के किरदार को सुना और इस कहानी को सुनकर ये स्पष्ट होता है कि धनीराम की पत्नी के साथ गलत जरूर हुआ है, जिस वजह से या किसी साजिश के तहत या दुर्घटनावश उसने अपनी पत्नी को मार दिया, या हो सकता है कोई हादसा हुआ। वह थोड़ा असमंजस की बात है। दोस्तों, इस तरह की सोच समाज के वातावरण में फैली हुई हवाओं में बदबू की तरह है, जिनसे हम जैसे लोग दूर रहना चाहेंगे और दूर रहना भी चाहिए, क्योंकि बदबू में अक्सर वही लोग अपना जीवन यापन करते हैं जो बुरा काम करते हैं, क्योंकि अच्छाई तो हमेशा महकती है। दोस्तों, यहाँ पर किसी कार्य को बुरा बोलने की भावनाएं नहीं है, बस ये सिर्फ एक कहने की बात है। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना पंखुड़ी वक्त जोशी जी की आवाज में अशोक भौमिक जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या विचार, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं
हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।